नेक्स्ट टॉपिक ऑफ योर सिलेबस इज पैकेज एंड प्रैक्टिसेस ऑफ सनफ्लावर। तो सनफ्लावर जो है वो सर्दियों में बोई जाने वाली एक सबसे इम्पॉर्टेंट फसल है, क्योंकि इसमें इसकी जो यील्ड है वो काफ़ी अच्छे तरीके से आ सकती है और काफ़ी अच्छी यील्ड जो है वो किसानों को मिलती है। तो द स्प्रिंग सीजन इज़ द मोस्ट सूटेड for assured crop and high yields of sunflower. Availability of honey bees during this season in abundance. तो इस सीज़न में जो मधुमक्खियाँ हैं उनकी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होती हैं, तो बहुत ज़्यादा उनका सीज़न रहता है फॉर गेटिंग द नेक्टर एंड स्प्रेडिंग द सीड्स। आल्सो हेल्प्स इन गुड सीड सेटिंग। तो इसमें सीड जो हैं वो काफ़ी अच्छे तरीके से फैला देते हैं वो, तो इसलिए ये अच्छा सीज़न रहता है। सनफ्लावर ऑयल इज़ वेरी वेल सूटेड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ एडिबल रिफाइंड ऑयल एंड वनस्पति। तो सनफ्लावर ऑयल जो है वो सबसे अच्छा सोर्स रहता है वनस्पति घी के लिए और ऑयल के लिए, रिफाइंड ऑयल के लिए। Its oil can also be used for making soap and a number of the allied products. तो साबुन बनाने के लिए भी इस तेल का यूज़ होता है। ड्यूरिंग 2019-20 सनफ्लावर हैज़ ग्रोन ऑन 4.3 thousand hectares with a production of 8,000 tons and average yield of 18.59 quintals per hectare। तो एवरेज यील्ड जो है वो 18.59 क्विंटल्स जो है पर हेक्टेयर तक पहुंच जाती है। सॉइल टाइप है आगे। इट रिक्वायर्स वेल ड्रेन्ड मीडियम टेक्सचर्ड सॉइल, अवॉइड सॉल्ट अफेक्टेड सॉइल्स। तो सॉल्ट अफेक्टेड सॉइल्स को अवॉइड करती हैं इस फसल के लिए। तो जो सॉइल है मीडियम टेक्सचर की होनी चाहिए, वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए, उसमें से पानी अच्छे से निकल सकता हो ऐसी होनी चाहिए। रोटेशंस, राइस और मेज पोटैटो सनफ्लावर रोटेशन हो सकती है। राइस टोयरा टोरिया सनफ्लावर एंड कॉटन सनफ्लावर। कॉटन के बाद सनफ्लावर को ग्रो करवा सकते हैं, राइस और टोरिया के बाद सनफ्लावर को ग्रो करवा सकते हैं। मेज़ और पोटैटो के बाद सनफ्लावर को ग्रो करवाया जा सकता है। तो शुगर केन रटून के बाद सनफ्लावर को ग्रो करवाया जा सकता है। खरीफ फोडर टोरिया के बाद सनफ्लावर को ग्रो करवाया जा सकता है। तो बासमती सनफ्लावर इज़ मोर प्रोडक्टिव एंड न्यूमरेटिव एज कम्पेयर टू प्रेवलेंट बासमती वीट क्रॉप सीक्वेंस। हाइब्रिड्स हैं, तो इसकी बहुत सारी हाइब्रिड स्ट्रेन्स अवेलेबल हैं मार्केट में, जिनमें PSH 2080, BSH 1962, DK 3849, PSH 996, PSH 569 and FH 118, SH 3322। तो ये जो स्ट्रेन्स हैं डिपेंडिंग अपॉन देयर नेम्स, उनको डिपेंडिंग अपॉन द वे दे कैन बी सोड इन द सॉयल में जिस तरीके से उनको बोया जा सकता है उसके बिहाफ पे उनके नाम रखे गए हैं। तो इनमें ऑयल कंटेंट जो है, जो PSH 2080 है उसमें ऑयल कंटेंट 43.7% आता है। मेच्योरिटी का टाइम पीरियड 97 डेज़ है इसका। PSH 1962 में 41.9 इसके हाइब्रिड का ऑयल कंटेंट आता है और मेच्योरिटी 99 डेज़ में है। DK 3849 जो है उसका 34.5% ऑयल आउटपुट रहती है एंड इट मैच्योर्स 102 डेज, 102 दिन का टाइम पीरियड लेता है ये। PSH 996 जो है उसमें मेच्योरिटी का टाइम पीरियड 96 डेज है और आउटपुट 35.8% ऑयल है। PSH 569 जो है उसमें 36.3% ऑयल कंटेंट आता है और 98 डेज जो है उसकी आउटपुट मेच्योरिटी डेट है, मेच्योरिटी टाइम पीरियड है। PSFH 118 है जिसमें मेच्योरिटी 98 डेज में होती है और 40.5% उसका ऑयल कंटेंट है। SH 3322 जो है उसमें मेच्योरिटी जो है दैट इज़ 43% और 120 दिनों में इसका ऑयल कंटेंट जो है वो बन के तैयार होता है। अदर हाइब्रिड्स इन कल्टीवेशन, दूसरे हाइब्रिड्स जो टाइप्स हैं उनके नाम हैं पायनियर 64A57, जेम, हार्मनी गोल्ड, NSFH 1001,
ये सारी वैरायटीज़ जो हैं दे आर अवेलेबल इन मार्केट फॉर द बेटर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। आगे है एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस, जिसमें लैंड प्रिपरेशन आती है। 2 या 3 बार प्लोइंग करने के बाद प्लैंकिंग फॉलोड बाय प्लैंकिंग आर नेसेसरी टू गेट अ फाइन सीड बेड फॉर सनफ्लावर। सनफ्लावर के लिए सीड बेड अच्छा सा बनाने के लिए 2 से 3 बार उसकी जो खेत को जोता जाना ज़रूरी है। सीड रेट है आगे, यूज़ 2 kg सीड पर एकड़। हर एकड़ ज़मीन के लिए 2 kg सीड की ज़रूरत रहती है। सीड ट्रीटमेंट, ट्रीट द सीड्स बिफोर सोइंग विद टेग्रन 35 WS एट द रेट 6 grams per kilogram सीड। टाइम ऑफ सोइंग है, जिसमें टू रियलाइज हाई सीड यील्ड एंड टू सेव इरिगेशन वाटर द सोइंग ऑफ सनफ्लावर शुड बी डन इन जनवरी। जनवरी में सो करना चाहिए सनफ्लावर सीड्स को। हाउएवर इफ द प्लांटिंग इज डिलेड टिल फर्स्ट वीक ऑफ February, शॉर्टर ड्यूरेशन हाइब्रिड शुड बी प्रेफर्ड। अगर डिले हो जाती है तो कम दिनों वाली जो स्ट्रेन्स हैं उनको यूज़ करना चाहिए। However, for further delay in the month of February, adopt transplanting before direct seeding causes substantial reduction in the seed yield। तो सीडिंग होने से पहले अगर उसको ट्रांसप्लांट करवा दिया जाता है तो यील्ड में रिडक्शन हो जाएगी। Delayed sowing of crop in the second fortnight of the February in the month of March by or in the month of March by direct seeding reduces seed setting and results in increased quantity of the unfilled seeds due to rise in temperature at the time of pollination। तो pollination के टाइम पे अगर जो सीड्स हैं वो फरवरी या फिर मंथ ऑफ मार्च में सो किए जाते हैं तो इसकी सीड सेटिंग जो है वो कम हो जाती है एंड इंक्रीज क्वांटिटी ऑफ अनफिल्ड सीड्स जो हैं ड्यू टू राइज इन टेम्परेचर बढ़ जाता है, इसलिए पॉलिनेशन के टाइम पे टेम्परेचर बढ़ जाता है, इसलिए अनफिल्ड सीड जो हैं उनकी क्वांटिटी बढ़ जाती है, तो जो कि एक नेगेटिव इम्पैक्ट देता है फॉर ग्रोइंग अप ऑफ sunflower। Delayed sowing also increases the incidence of pests and diseases। तो देर से उसको ग्रो करवाने की वजह से पेस्ट और डिजीज़ भी बढ़ सकती हैं। मेथड ऑफ सोइंग है आगे, सो द सीड 4 to 5 सेंटीमीटर डीप, 4 से 5 सेंटीमीटर गहराई में डीप सीड जो है उसको सो करवाना चाहिए। इन रोज 60 सेंटीमीटर अपार्ट विद प्लांट टू प्लांट स्पेसिंग ऑफ 30 सेंटीमीटर। रो क्रॉप प्लांटर can be conveniently used for flat or ridge sowing of the sunflower seeds। तो रो क्रॉप प्लांटर जो है उसको यूज़ करवाना चाहिए। कैरी आउट सीड्स को सो करवाने के लिए कैरी आउट थिनिंग ए fortnight आफ्टर जर्मिनेशन इफ़ नीडेड। Earlier sown crop performs well when planted on southern side of east-west ridges। तो अर्लियर क्रॉप जो सो करवाई जाती है, जल्दी अगर उसको क्रॉप को बोया जाएगा, फसल को बोया जाएगा, तो साउदर्न साइड ऑफ द ईस्ट वेस्ट रीजेस में अगर उसको बो करवाते हैं तो सो करवाते हैं, बीजा जाता है, तो उस टाइम पे उसकी परफॉर्मेंस जो है वो अच्छी आती है। प्लेस द सीड अबाउट 6 to 8 सेंटीमीटर बिलो द रिज टॉप। तो रिज टॉप से उसको 6 से 8 सेंटीमीटर नीचे की तरफ सीड को बोया जाना चाहिए। अप्लाई इरिगेशन टू रिज सोन क्रॉप 2 to 3 days आफ्टर सोइंग। तो उसके बाद उसमें सिंचाई कर देनी चाहिए। टेक केयर दैट वाटर लेवल इन रिजेस रिमेन्स वेल बिफोर द सीड प्लेसमेंट लाइन। तो इस बात का ध्यान रखना ज़रूरी है कि जो रिजेस हैं वो सीड प्लेसमेंट लाइन के बिल्कुल नीचे की तरफ रहें। The crop sown on the ridges does not lodge and it also helps to save the water during the hot summer months।
तो जो फसल बोई जाती है रिजिस के ऊपर, उसकी वजह से वाटर लॉगिंग नहीं होती है, लॉज नहीं होता है, एंड इट ऑल्सो हेल्प्स टू सेव द वाटर ड्यूरिंग हॉट समर मंथ्स। तो समर मंथ्स में सर्दी के दिनों में, गर्मी के दिनों में जो पानी है उसको बचा के रखने में भी हेल्प करता है। नर्सरी रेजिंग एंड ट्रांसप्लांटिंग। तो नर्सरी रेजिंग में, नर्सरी में जो प्लांट्स हैं उनको कैसे ग्रो करवाना है और बाद में उनको आगे कैसे ट्रांसप्लांट करवाया जा सकता है उसके बारे में है। द सोइंग इज लाइकली टू बी delayed to second fortnight of February. The crop should be raised by transplanting the nursery for getting higher yield and early maturity than that of the डायरेक्ट सीडेड क्रॉप। तो सीधे बीज बोने की बजाय अगर छोटे छोटे पौधे ग्रो करवा के उनको बाद में बोया जाए, तो सेकेंड फोर नाइट ऑफ फेबररी के बीच में, तो उसमें उस वजह से ये चीज़ जो है वो देखने में अच्छी यील्ड लेके आने वाली लगती है। ठीक है। तो अबाउट 30 स्क्वायर मीटर ऑफ नर्सरी एरिया इट इज सफिशेंट टू रेज सीडलिंग्स फॉर ट्रांसप्लांटिंग इन 1 एकड़। तो 1 एकड़ में पौधे ट्रांसप्लांट करवाने के लिए 30 स्क्वायर मीटर की नर्सरी एरिया जो है वो काफ़ी रहता है। नर्सरी शुड बी रेज्ड बाय सोइंग 1.5 किलोग्राम सीड डेज बिफोर ट्रांसप्लांटिंग इन वेल प्रिपेयर्ड सीड बेड आफ्टर मिक्सिंग 0.5 किलोग्राम यूरिया। तो 0.5 किलोग्राम यूरिया और 1.5 किलोग्राम पर सुपर फॉस्फेट जो है उसको यूज़ करके इस चीज़ को करवाया जा सकता है, इस काम को पूरा किया जा सकता है। कवर द सीड बेड विद ए थिन लेयर ऑफ द वेल डीकम्पोज्ड एफ वाई एम जो है वेल डीकम्पोज्ड जो कंपोस्ट मैन्योर है उससे उसको कवर करना है। गिव लाइट इरिगेशन एंड cover the seedbed with the transparent polythene sheet in the form of the tunnel by giving support with sticks। तो हल्की सी उसके ऊपर पानी का सिंचाव जो है वो करवाना चाहिए। उसके बाद में पूरे सीड बेड को पॉलीथीन शीट के साथ, ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन शीट के साथ कवर करवा देना है। रिमूव द पॉलीथीन शीट ग्रेजुअली आफ्टर सीडलिंग इमरजेंस। तो उसके बाद जब सीडलिंग जो ग्रो कर जाएं तो उसके पॉलीथीन शीट को हटा देना चाहिए। इरिगेट द नर्सरी बिफोर अपरूटिंग। तो उखाड़ने से पहले, पौधों को उखाड़ने से पहले, जिनको हमें आगे ट्रांसप्लांट करवाना है उन पौधों को उखाड़ने से पहले नर्सरी को अच्छे से इरिगेट करवाना है, पानी की सिंचाई होनी चाहिए। ट्रांसप्लांट 1 सीडलिंग्स एट 4 leaf stage at a distance of 30 centimeter in 60 centimeter apart rows and irrigate the field। जब 4 leaf stage आ जाए, जब पौधे के, जब छोटे छोटे पौधे उनके 4 पत्ते निकलने शुरू हो जाएं, तो 30 सेंटीमीटर, 30 से सेंटीमीटर से 60 सेंटीमीटर के डिस्टेंस में जो रोज़ बनाई गई हैं उनमें उसको पौधों को लगा देना चाहिए और अच्छे से उनकी सिंचाई हो जानी चाहिए। इंटरक्रॉपिंग है। मेंथा कैन बी सक्सेसफुली इंटरक्रॉप्ड विद सनफ्लावर। तो सनफ्लावर के साथ साथ मेंथा जो है उसको भी ग्रो करवाया जा सकता है। सो 2 सीड रोज ऑफ मेंथा इन एंड जनवरी बिफोर between 2 rows of sunflower grown at 120 centimeter by 15 centimeter in north south direction। तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जब सनफ्लावर को ग्रो करवाया जाता है 120, ये डिमेंशंस याद रखनी पड़ेंगी, 120 सेंटीमीटर से 15 सेंटीमीटर तक जब उसको सनफ्लावर को ग्रो करवाया जाता है, तो उसके बीच में मेंथा जो है जनवरी के एंड में उसको बोया जा सकता है। यूज़ 150 kg ऑफ मेंथा सक्कर्स पर एकड़। तो जो सीड्स हैं, मेंथा के सीड्स हैं, 150 kg पर एकड़ उसको यूज़ होना चाहिए। इन एडिशन टू fertilizers recommended to sunflower, apply 23 kilogram of nitrogen and 12 kilogram phosphorus oxide super phosphate, 75 किलोग्राम सुपर फॉस्फेट पर एकड़। ठीक है। P2O5 इज का यूज़ 12 kg और 75 kg सुपर फॉस्फेट जो है 1 एकड़ में यूज़ होना चाहिए। Full phosphorus and half nitrogen be applied at planting and demanding half nitrogen at 40 days after planting। तो फुल फास्फोरस एंड हाफ नाइट्रोजन
1 पार्ट फास्फोरस का और हाफ पार्ट नाइट्रोजन का जो है इस तरीके से उस प्लांटिंग में 40 दिनों के गैप के बाद मिला देना चाहिए। फर्टिलाइज़र एप्लीकेशन है आगे। सनफ्लावर फ्लोइंग टोरिया should be applied with 10 tons of farmyard manure per acre along with the recommended fertilizers. However, sunflower grown after potato receiving 20 tons FIM per acre requires 12 kg and nitrogen, 25 kg यूरिया। ठीक है, तो इस तरीके से फर्टिलाइजर्स जो हैं उनकी ज़रूरत रहती है। इन जनरल यूज़ 24 किलोग्राम नाइट्रोजन पर एकड़ अलॉन्ग विद 12 kg सुपर फॉस्फेट, 12 kg P2O5 and 75 kg सिंगल सुपर फॉस्फेट एट सोइंग। तो ये इस पूरे डायमेंशन के साथ पोटाश, यूरिया और सुपर फॉस्फेट इन सबको ऐड करवाना चाहिए। इरिगेशन है आगे, जिसके बीच में 6 से 9 इरिगेशन जो हैं वो डिपेंडिंग अपॉन द सॉइल टाइप, रेन एंड वेदर प्रिवलेंट, मौसम कैसा है, बारिश हुई है या नहीं हुई है, उसके ऊपर डिपेंड करते हुए 6 से 9 इरिगेशन जो हैं वो करवानी चाहिए। अप्लाई फर्स्ट इरिगेशन अबाउट मंथ आफ्टर द सोइंग, after sowing in case of flat sowing, and reduce the intervals to 2 weeks during March and to 8 to 10 days during hot summer months of April May. Stop irrigations about for 12 to 14 days before harvest. तो 12 से 14 दिन पहले, हार्वेस्ट करवाने के 12 से 14 दिन पहले इरिगेशन जो है वो रोक देनी चाहिए। क्रॉप स्टेजेस such as 50% flowering, soft and hard though stages are very critical for irrigation, and irrigation missed at these stages reduces seed yield by 21 to 25%. Avoid moisture stress to the crop at these critical stages. तो इन स्टेजेस पे मॉइस्चर जो है, मॉइस्चर स्ट्रेस जो है वो नहीं होनी चाहिए। ड्रिप इरिगेशन एंड फर्टिगेशन है आगे। दिस मेथड इज़ वेरी यूज़फुल फॉर गेटिंग हायर यील्ड एंड सेविंग ऑफ वाटर एंड फर्टिलाइज़र। तो यील्ड बढ़ाने के लिए और फर्टिलाइज़र को और वाटर को सेव करवाने के लिए जो ड्रिप इरिगेशन मेथड है उसको यूज़ करवाना चाहिए। फॉर दिस पर्पज सो द क्रॉप इन द रिजेज स्पेस्ड 60 सेंटीमीटर पार्ट विद प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर। तो प्लांट से प्लांट का डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर का होना चाहिए और रिजेज 60 सेंटीमीटर अपार्ट रिजेज बना के उसमें क्रॉप को ग्रो करवाने के लिए बोया जाना चाहिए। आफ्टर सोइंग ले डाउन 1 literal pipe having drippers at 30 centimeter spacing on each edge. Apply irrigation at 3 days interval starting from 1 month of sowing. The month-wise irrigation time for dripper discharge of 2.2 liter per hour is as under. तो मार्च में इरिगेशन 35 मिनट्स के लिए होनी चाहिए, अप्रैल में 75 के लिए और मई में 86 मिनट्स के लिए इरिगेशन जो है वो होनी चाहिए। आगे अर्थिंग अप है। टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ लॉजिंग, अर्थिंग अप शुड बी डन इन केस ऑफ बोथ फ्लैट एंड रिज सोन क्रॉप्स। ठीक है, तो फ्लैट और रिज सोन क्रॉप्स में अर्थिंग अप जो है यानी मिट्टी से थोड़ा ऊपर उसको उभार के लेके आना चाहिए। एंड इट मे डन when the crop is 62 सेंटीमीटर टॉल, जब 60 से 70 सेंटीमीटर लंबी हो जाए बिफोर फ्लावरिंग होने से पहले। वीड कंट्रोल है। वीड को कंट्रोल करवाने के लिए 2 से 3 हफ्तों के बीच में वीड जो निकलते हैं उनको कंट्रोल करवाया जाना चाहिए। मैकेनिकल कल्टीवेशन इज़ पॉसिबल इन दिस क्रॉप बिफोर प्लांट्स ग्रो 60 to 70 सेंटीमीटर टॉल। एंड इम्प्रूव्ड 3 टाइम wheel hand hoe can be used for hoeing। आगे हार्वेस्टिंग एंड थ्रेशिंग है, जिसके बीच में crop is ready to harvest when heads turn yellowish brown at low surface near the stalk and discs start drying up. At this stage the seeds give blackish look and are fully ripe। ठीक है, तो सीड जो हैं काले रंग के हो जाते हैं, पूरी तरह पक चुके